चलिए आइए बच्चों, आप सभी का करियर पॉइंट CPJS चैनल पे स्वागत है। तो आज आपको हम ये बताएंगे कि इसमें जो है जंतुओं में समन्वय, नियंत्रण और समन्वय चलेगा, है ना। ये टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। तो पिछले जो लेक्चर है, पिछले जो वीडियो है, उसमें हम जो है पादपों में, पेड़ पौधों में नियंत्रण और समन्वय लेकर आया था। और इसमें आपको जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय है, जो कि एक डिटेल टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए हम बिना देर को हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आप बारीकी से देखिए, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले कहा है कि नियंत्रण और समन्वय। तो वह नियंत्रण और समन्वय क्या है, तो ये पॉइंट लिखा हुआ है कि तंत्रिका कोशिका से बनी प्रणाली को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि सरल बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय केवल तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है, ठीक है। पिछले वीडियो में हम सारा कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। जो पादप में जो नियंत्रण समन्वय है, उसमें उद्दीपन, समन्वय, प्रतिक्रिया, सारा छोटा छोटा टर्म यूज होगा, वो सारा मैंने बता दिया है इसमें। तो लेक्चर को ज़रूर देखें, पादप में नियंत्रण और समन्वय। और उसका मैं ऑब्जेक्टिव भी करवा दिया, उस टॉपिक को पूरा करवा करके। तो ऑब्जेक्टिव का एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ, उसको भी देख सकते, पीछे है। तो ये आपका हो गया, सरल बहुकोशिकीय जीवों में समन्वय केवल तंत्रिका कोशिका से होता है। किससे होता है? तंत्रिका कोशिका से। जैसे हाइड्रा आपका है, तो हाइड्रा में पूरी संजाल की तरह फैली होती है। तो हाइड्रा जितना भी है, उसमें जो उसका जो न्यूक्लियस है पूरा शरीर में रहता है ना, वो फैला हुआ। उसी तरह से आप जो है कि अब ये स्टिमुलस है, तो स्टिमुलस है, तो स्टिमुलस को हम कहते हैं उद्दीपन। पीछे आप देख सकते हैं। तो ये उद्दीपन या उत्तेजना एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसे प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या आंतरिक या दबाव। तो ये सारी आपका क्या है, एक तरह का उत्तेजना या उद्दीपन है। हम पीछे लेक्चर में पढ़ाए हैं। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। कोशिका के समूह को रिसेप्टर ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्टर ऑर्गन। ये रिसेप्टर ऑर्गन क्या है? तो कोई भी उद्दीपन है, चाहे हीट हो, टेम्परेचर जिसको कहते हैं आप, तापमान हो, ध्वनि हो, इन सबों को ग्रहण करने वाला अंग जो है, उद्दीपन को ग्रहण करने वाला अंग को ग्राही अंग कहता हूँ। एक टर्म है रिसेप्टर ऑर्गन में उत्तेजना द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रिया को सेट करती है, और उत्तेजना विद्युत आवेग, जिसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं, तंत्रिका आवेश में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो रिसेप्टर ऑर्गन का की काम है कि किसी भी उद्दीपन को ये पहले ग्रहण करेगा और उसको क्या करेगा, वो प्रतिक्रिया सेट करके इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या क्या पॉइंट है, उसके बाद चालू हो जाएगा तुरंत। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के चक्रीय आवेग के रूप में प्रेषित संदेश डाक भेजता है, उस तंत्रिका को मोटर तंत्रिका कहते हैं, है ना। मोटर तंत्रिका कहते हैं। जो ब्रेन से आकर के जो नसें आती है, जो सिग्नल ब्रेन से लेकर आता है या स्पाइनल कोड से, तो उसको क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को हिंदी में कहते हैं क्या? प्रेरक न्यूरॉन बोलते हैं। कौन सा न्यूरॉन? प्रेरक न्यूरॉन। तो अब आइए, हमारे सभी मांसपेशियां और ग्रंथियां मोटर तंत्रिकाओं के माध्यम से तंत्रिका तंत्र से भेजे गए विद्युत आवेश का जवाब देती है। कोई भी आपको जो है ये ब्रेन से होकर ही आती है उस तरफ से। तो एक सेंसरी न्यूरॉन है जिसको कहते हैं संवेदी न्यूरॉन, तो ब्रेन में सिग्नल को लेकर जाता है। बट एक है प्रेरक न्यूरॉन, जो ब्रेन या स्पाइनल कोड से सिग्नल को लाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, अब जो हम लोग को पढ़ना है मेनली रूप से, वो इसमें पढ़ना है जंतु में जो नियंत्रण समन्वय है। तो आपका है मानव में नियंत्रण और समन्वय। तो मानव में नियंत्रण और समन्वय क्या है? तो इसमें मानव में नियंत्रण और समन्वय को हम क्या कहेंगे, इंग्लिश अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन्स। मानव में नियंत्रण समन्वय दो तरह से होता है। एक तो तंत्रिका तंत्र होती है, जिसे आप कहते हैं क्या, नर्वस सिस्टम। और एक होती है अंतःस्रावी तंत्र, जिसे कहते हैं हार्मोनल सिस्टम या तो इंडोक्राइन सिस्टम। चलिए आते हैं, सबसे पहले हम तंत्रिका तंत्र के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। ये तंत्रिका तंत्र होता क्या है? जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और समन्वय, अंगों तथा वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। ये पूरी तंत्रिका तंत्र कहलाती है। जितना भी आपका है, सारा का सारा ऑर्गन आपस में मिल गए और ये प्रतिक्रिया सेट करेंगे, तो उसको कहेंगे हम। चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट एक लिखा है, कहता है तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचना एवं क्रियात्मक इकाई। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है?
तो आपका हो जाएगा कौन, तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अच्छा, यूनिट या तो इकाई उसको बोलते हैं, मतलब जो चीज़ कोई भी है जिन छोटी से छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है उसी को मैं इकाई बोलता हूँ या यूनिट बोलता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका नहीं, सबसे लंबी कोशिका। अगर लंबी कोशिका पूछेगा तो लॉन्गेस्ट सेल पूछेगा तो न्यूरॉन मारना है, जिसकी लेंथ अप्रॉक्स कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है ना। और अगर सबसे बड़ी मारे है आपको ह्यूमन के अंदर तो ओवम होती है, जो कि फीमेल में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे छोटी का बात करें तो स्पर्म सेल होता है, जो कि मेल में पाया जाता है, टेस्टीज में बनती है। और सबसे बड़ा अगर जंतु में बात करा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है 170 mm और गुने 130 mm, मतलब 170 mm लंबा, 130 mm चौड़ा होता है। ठीक है, न्यूरॉन दो भागों से मिलकर बना होता है, एक का नाम है सेल बॉडी, एक का नाम है सेल प्रोसेस। सेल बॉडी और सेल प्रोसेस नाम है। तो ये देखिए आपको इस तरह से है। अब यहाँ पर जो है ये जो सेल प्रोसेस है, सेल प्रोसेस दो तरह का होता है। एक तो होता है इसके पास एग्जॉन, एक होता है एग्जॉन, और प्यारे बच्चों इसके पास एक क्या होता है, डेंड्रॉन होता है। क्या होता है, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ से आते धीरे धीरे, जो न्यूरॉन का कंपोनेंट पूछेगा तो इसके तीन अवयव हैं, तीन कंपोनेंट हैं। भाग और कंपोनेंट मतलब पार्ट्स और कंपोनेंट में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो न्यूरॉन के तीन कंपोनेंट आएंगे, उसमें एक तो सेल बॉडी है, एक एक्सॉन है जिसको हिंदी में तंत्रिकाज कहते हैं, और एक आपका डेंड्रॉन है या तो डेंड्राइट्स है, दुम्रिकाएँ। ठीक है, इसको डेंड्राइट्स भी कहते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर रहा, देख सकते हैं, यही आपका स्ट्रक्चर है, किसका, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ये देखिए आपको मैं बताने की प्रयास करता हूँ। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। जो ये आपको दिख रहा है चुड़ैल की तरह बाल फैलाई है, ये पूरा का पूरा सेल बॉडी है। ये पूरा जो सिस्टम दिखाई दे रहा है आपको, इसको मैं कहता हूँ सेल बॉडी। क्या कहता हूँ, सेल बॉडी, इसी को बोलता हूँ सेल बॉडी है। ये पूरा सिस्टम, ये पूरा क्या है, सेल बॉडी है। तो इसमें आपको ये पूरा, इसको देखिए यहाँ लिखा हूँ साइटोन, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेल प्रोसेस है यहाँ तक। और सेल प्रोसेस में दो है, एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन लास्ट वाला। तो एक एक करके कि सबको ये 1 बाय 1 हम बताने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसको बना लीजिए। ये VVI है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये तो VVI होता है एग्ज़ाम के लिए, एकदम इसको बनाने का एकदम सीख ही जाइए। अगर आएगा तो तुरंत बना दीजिएगा आप। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखता हूँ। इससे रिलेटेड सारा टर्म है, अब हम एक एक करके चलेंगे। इसका 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन है, एक तो साइटोन है, एक फिर आपका एक्सॉन है, और फिर एक कौन है, डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स है। तो हम सबसे पहले जो आपका टर्म आने वाला है, कुछ उसके पहले बात लिखा हुआ है, उसको भी देख लेता हूँ क्या है। कहता है इसमें जिस न्यूरॉन में एक दुम्रिकाएँ और एक एक्सॉन होता है ना, उसे द्विध्रुवी न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन के एक्सॉन पर माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है, शीथ विहीन न्यूरॉन कहलाते हैं। अब सबसे पहला है सेल बॉडी। अब सेल बॉडी है तो एक बार थोड़ा सा फिर से मैं स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो बच्चों, ये स्ट्रक्चर को देखिए और समझिए पहले ये क्या है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को समझा जाए, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ऊपर वाले जो ये बाल की तरह निकला हुआ है बुआ, जो बाल की तरह निकला है हम उसको बोलते हैं, जो बाल की तरह निकला हुआ उसको बोलते हैं क्या, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का फंक्शन पता है क्या होता है, डेंड्राइट्स का फंक्शन पता है क्या होता है। डेंड्राइट्स रिसीव द सिग्नल फ्रॉम नेक्स्ट न्यूरॉन और प्रीवियस न्यूरॉन, ये डेंड्राइट्स का फंक्शन है। यही ना डेंड्राइट्स है, ये देख लो, ये डेंड्राइट्स का फंक्शन यही है। और ये क्या है, अगर ये पूरा साइटोन है, साइटोन क्या है, तो ये पूरा देख लो एकदम स्टार शेप में है कि नहीं, तो जो रहता है स्टार शेप में उसी का नाम क्या होता है, ये साइटोन है। ठीक है, साइटोन, ये डेंड्राइट्स है ऊपर। डेंड्राइट्स का काम है क्या, सिग्नल को रिसीव करना, मतलब आवेग को रिसीव करना। उद्दीपन के हेल्प से, जो स्टिमुलस है उसके हेल्प से जो जनरेट हुआ है उसको क्या करना। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया कैसा होता है स्ट्रक्चर इसका। तो इसका सबका थोड़ा 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 क्या पूरा डिटेल भी है आगे, इसको मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तो ये रिसीव करके सिग्नल को किसको दे देता है, साइटोन को। किसको
देता है, तो ये साइटोन को देता है। साइटोन मतलब शरीर को, कोशिका शरीर को। इसके अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया, नीजल ग्रेन्युल्स होती है, केंद्रक होती है। केंद्रक क्यों है? क्योंकि केंद्रक का क्या काम रहता है? सभी के ऊपर नज़र रखना, कौन क्या काम कर रहा है। तो ये सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में रिसीव किया। ई फॉर इलेक्ट्रिकल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ये रिसीव करता है सिग्नल को, और ई इसके अंदर जैसा ही आता है केमिकल फॉर्म में चला आता है। अब इसको सिग्नल को ट्रांसमिट करना, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है, तो इसके लिए सिग्नल को भरण पोषण करना होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी भर देता है, और जो इसके अंदर नीजल ग्रेनुअल्स है, इसके अंदर प्रोटीन संश्लेषित करने का काम करता है। तो उसमें आ जाती है, भर देता है, एनर्जी आ जाता है उससे। और यहाँ से जो चालू होती है, यहाँ से यहाँ ये देख रहे हैं, ये पूरा आपका एक्सॉन पार्ट है सेल प्रोसेस का। तो ये एक्सॉन का जो डायमीटर होता है ना, ये एक्सॉन है, इसकी डायमीटर सब जगह सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है सब जगह। इसके बाहर आप देख सकते हैं, तो इसके बाहर आपको माइलिन शीथ लगा होता है ना। आपको इसके बाहर आपको एक्सोलेमा होता है। इसके एक्सोलेमा के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। सब लिखा हुआ है ना। और एक्सॉन जो है आपका, देखना कि जहाँ तहाँ संकुचित होता है, उसको नोड ऑफ रैनवियर कहता हूँ, ठीक है। ये एक्सॉन है। एक्सॉन के बाहर जो आपको है, एक्सॉन झिल्ली कहता हूँ उसको, और जो इसके एक्सॉन झिल्ली के अंदर भरा जो लिक्विड है उसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। माइलिन शीथ जो है ना, ये प्रोटीन और आपको प्रोटीन का बना होता है ना। इसके अंदर ये माइलिन शीथ का क्या फंक्शन है? इसको प्रोटेक्शन देना, एक्सॉन को प्रोटेक्शन देना, क्योंकि इसके अंदर सिग्नल बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होती है। ठीक उसी तरह से इससे सिग्नल ट्रांसमिट होती है जिस तरह करंट हमारी वायर से ट्रांसमिट होती है, वायर से बहती है, ठीक है। ये आपका जो न्यूरॉन है उसका एंडिंग पार्ट्स है। एंडिंग पार्ट्स को कहते हैं क्या? डेंड्रॉन। यही किसी को सिग्नल देगा। हमारे जो न्यूरॉन में सिग्नल चलती है यूनिडायरेक्शनल, एक ही पाथ में, मतलब एक ही तरफ से जाती है ना, ये बाई डायरेक्शनल नहीं होती, यूनिडायरेक्शनल होती है। हमारे न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल का ट्रांसमिशन है, मतलब जो आवेग का संप्रेषण है, वो क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशात्मक होती है, ठीक है। चलिए अब सबके बारे में एक एक करके डिटेल है, आइए देखता हूँ मैं। चलिए, डेंड्राइट्स को क्या कहते हैं? हिंदी में दुम्रिकाएँ, सब कुछ लिखा हुआ है। कहता है कि जिस न्यूरॉन में एक तुम्रिकाएँ और एक एक्सॉन होता है उसे द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। सब लिखा हुआ है। न्यूरॉन के एक्सॉन पर माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है, और इसे शीथ विहीन न्यूरॉन कहते हैं। अब आइए, सबसे पहला टर्म आ रहा है आपका। सबसे पहला टर्म क्या आ रहा है? सेल बॉडी या सेल प्रोसेस, साइटोन। प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार शेप का कोशिकाएं होता है जिसे क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। सेल बॉडी जिसको साइटोन कहते हैं, कोशिका शरीर में साइटोप्लाज्म और खुद का ग्रेनुअल्स होता है, नीजल ग्रेनुअल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो दाने प्रेजेंट होते हैं उसे नीजल ग्रेनुअल्स कहते हैं। और जो नीजल ग्रेनुअल्स है उसका काम पता है क्या है? उसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और भी क्या डिटेल है? साइटोप्लाज्म के अंदर जो दाने प्रेजेंट होते हैं उसे नीजल ग्रेनुअल्स कहते हैं। नीजल ग्रेनुअल्स प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। जो डेंड्राइट्स है, सिग्नल मतलब इम्पल्स को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, और दूसरे न्यूरॉन से या पिछले न्यूरॉन से रिसीव कर सकते हैं। साइटोन के खुद का नाभिक होता है ना, इसका खुद का केंद्रक होता है। साइटोन का संरचना क्या होता है? रोम्बत, जो रोम्बत टाइप का होता है ना, ऐसे ऐसे, वो होता है डेंड्राइट्स, जो चुड़ैल जैसी बैठी है, ठीक है। साइटोन में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जो आवेग है, मतलब जो सिग्नल है, को भेजने का काम करता है। क्या करता है? सिग्नल को भेजने का काम करता है। चलिए, साइटोन से अनेक आपको डेंड्राइट्स या दुम्रिकाएँ निकलती, लगभग 200 के आसपास अनुमान लगाया जाता है कि 200 दुम्रिकाएँ निकलती है। अब दूसरा पार्ट आ गया उसका एक्सॉन। ये एक्सॉन के बारे में सीखिए। अब ये एक्सॉन क्या है, इसके बारे में सीखिए। सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ इसमें। यह कह रहा है कि यह न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग होता है। कौन? एक्सॉन। एक्सॉन का व्यास क्या होता है? समान होता है। एक्सॉन का खुद का साइटोप्लाज्म होता है जिसे क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म कहते हैं। इसमें उपस्थित एक्सोप्लाज्म होता है। एक्सॉन एक्सोलेमा से ढका होता है। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा। और उसी तरह से एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो एक्सोलेमा, ठीक है। नेक्स्ट बातें आ रही इसी में। आपका फैट प्रोटीन, जो फैट प्रोटीन से माइलिन शीथ बना होता है जिसे क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। माइलिन शीथ कभी भी लगातार नहीं होती है ना, कभी भी लगातार नहीं होती है। दो माइलिन शीथ के बीच खाली स्थान होता है जिसे नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ के सिग्नल ट्रांसमिशन में मदद करती है।
जो एक्सॉन के अंदर सिग्नल ट्रांसमिशन होता है ना, उसमें क्या करती है, मदद करती है। एक्सॉन मैसेज को पास करती है। कहता है माइलिन शीथ होना जरूरी है क्योंकि सिग्नल को तेजी से संप्रेषित करने का काम किसका है, माइलिन शीथ का ही है। ठीक है, आपसे पूछेगा माइलिन शीथ किस पे पाया जाता है, तो एक्सॉन पे पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कह रहा है एक्सॉन, आपका नेक्स्ट पॉइंट है एक्सॉन एक बिंदु पर अधिक संकुचित होती है, जिसे क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं या रेनवियर का गांठ कहते हैं। ठीक है, आगे ये न्यूरॉन के जिस एक्सॉन पर माइलिन शीथ होता है उसे मॉड्यूलेटेड न्यूरॉन कहते हैं, और जिस पर नहीं होता है उसे नॉन मॉड्यूलेटेड न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट है। और ये आपका देखिए न्यूरॉन का एक अलग से पार्ट बनाया हुआ है। इसमें क्या बना है, न्यूरॉन है, इसके बाहर ये माइलिन शीथ पाया जाता है, वो है नोड ऑफ रेनवियर। देखिए यहाँ है, संकुचित होता है ना एक्सॉन, ये बहुत, और ये एक्सोप्लाज्म है, इसके अंदर एक्सोलेमा भरा हुआ है। ठीक है, ये सारा कुछ दिखाया गया है। आगे आइए, अब कह रहा तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के प्रकार है, क्या क्या प्रकार है। तो इसका देखिए आपको 3 तरह के मिलेंगे आपको। संवेदी न्यूरॉन, जिसको संवेदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। एक है अंतरातंत्रिकाणु, जिसे मैं कहता हूँ इंटर न्यूरॉन, आगे लिखा हुआ है। और एक आपका क्या है, आपका प्रेरक न्यूरॉन, जिसे कहता हूँ मोटर न्यूरॉन। देखिए यहाँ सब लिखा होगा। संवेदी ग्राही या संवेदी न्यूरॉन उसी को कहता हूँ। ये संवेदी न्यूरॉन का क्या काम है, तो ये क्या करता है, जो इम्पल्स है उस इम्पल्स को क्या करता है, एक प्रतिक्रिया सेट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ये कन्वर्ट करके ये ब्रेन को देता है ना, ब्रेन की ओर जाता है लेकर सिग्नल को, है ना। और वहीं आपका प्रेरक न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का क्या काम है, जो ब्रेन है ना, ब्रेन से क्या करेगा, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उससे मैसेज को ला करके वो प्रभावी अंग या मांसपेशियों को देगा। यही काम है, दोनों में अंतर यही है, काम यही है दोनों का। एक है अंतरातंत्रिकाणु, ये क्या काम करता है, जो ब्रेन के अंदर होता है, मतलब कि जो संवेदी न्यूरॉन है और जो आपका प्रेरक न्यूरॉन है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये आपको दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। चलिए यहाँ देखिए वही लिखा होगा, ये कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। इसमें एक तंत्रिकाक्ष एवं अनेक डेंड्राइट्स होते हैं जो संवेदी तंत्रिका कोशिका एवं प्रेरक तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, इसे हम रिले न्यूरॉन का भी नाम से जानते हैं। रिले न्यूरॉन का मतलब क्या होता है ना, रिले न्यूरॉन का मतलब होता है कि आपको एक स्विच की तरह काम करता है, दोनों को कनेक्ट करता है ना। चलिए अब लास्ट टर्म एक इसमें आ रहा है डेंड्रॉन। ये क्या है, डेंड्रॉन एक्सॉन के आखिरी टर्मिनल पार्ट को कहते हैं, है ना। ये देखिए ये डेंड्रॉन है, ये आपका टर्मिनल पार्ट है। किसका टर्मिनल पार्ट है ये, तो आपका एक्सॉन का, यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, आवेगों का संचरण कैसे होता है, आवेगों का संचरण कंडक्शन ऑफ पाथ कहता है, जब शरीर के किसी भाग में बाहरी या भीतरी उद्दीपन के कारण कोई विक्षोभ उत्पन्न होती है, तो विक्षोभ उस भाग में उत्पन्न होती है जिसमें संवेदी तंत्रिका द्वारा ग्रहण करके आगे बढ़ा दिया जाता है, उसको इम्पल्स कहता हूँ। आवेग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। आवेग उसी तरह एक्सॉन से बहती है जिस प्रकार करंट वायर से बहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है तंत्रिका कोशिका में आवेग। ये तंत्रिका कोशिका में आवेग विद्युत संकेत में बदल दिया जाता है। साइटोन में केमिकल फॉर्म में रहता है आवेग, और एक्सॉन के द्वारा विद्युत आवेग के रूप में संचरित होता है। एक्सॉन से इलेक्ट्रिकल रूप में एक्सॉन में, ठीक है, और साइटोन में केमिकल रूप में। आवेग का गमन मार्ग, अब इसका गमन मार्ग क्या है इसको देखता हूँ, कैसे कैसे ये गमन करती है उसके बारे में ये बताते हैं। ये सारा लिखा हुआ है। सबसे पहले कोई भी उद्दीपन होगा बुआ, है ना, क्या होगा, कोई भी उद्दीपन, ये कोई भी उद्दीपन होगा, उस उद्दीपन को क्या करेगा, ग्राही अंग ग्रहण करेगा। ठीक है, अब ये ग्राही अंग ग्रहण करेगा, रिसेप्टर ऑर्गन जिसको कहते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन। उसके बाद ये क्या करेगा, किसको दे देगा, संवेदी न्यूरॉन, जिसको कहते हैं कौन सा न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन को कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और ये किसको दे देगा, ब्रेन को, यहाँ पर ब्रेन एक पार्ट है, इसको दे देगा। और इसके अंदर रिले न्यूरॉन होता है, ये दोनों को क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। यहाँ देखो है ना मेरे रज्जू, ये दोनों को प्रेरक न्यूरॉन क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। और प्रेरक न्यूरॉन का क्या काम है, प्रेरक न्यूरॉन का, ये ब्रेन या मेरे रज्जू से सिग्नल को लाएगा और मांसपेशियों को दे देगा। तो जैसे उद्दीपन हुआ यहाँ से चलता आएगा और ये जो प्रभावी अंग है उसको दे देगा। नेक्स्ट जो इसमें बात दिखाया गया है कि आपके जो मसल्स हैं, सही मसल्स हैं, तो ये पूरा मसल्स है, मसल्स का कलर कैसा होता है, पिंक, ये सब फाइबर्स वगैरह होते हैं। और इसमें जो है ना साइनेप्टिक नर्व इसको कहते हैं, जहाँ ये रखा होता है ना, ये एक्सॉन है। एक्सॉन में सिग्नल कैसा रहता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहता है।
और ये जो जंक्शन दिखाई दे रहा है तो ये मसल्स है और ये न्यूरॉन का पार्ट है, तो इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तंत्रिका पेशीय संधि बोलता हूँ। ठीक है, ये फाइबर्स वगैरह होता है जो कि मसल्स को क्या करे, बांध के रखे। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये अंगुली जैसा, ये साइनेप्टिक नॉब है, इसी के अंदर केमिकल रूप में आकर के हमारा सिग्नल क्या होता है, भर जाता है। यहाँ इसको दिखाने के प्रयास किया, देखो ये देखा हो गया है ना। तो ये आपको इसके अंदर भरा होता है सिग्नल, और इसके अंदर भरा हुआ सिग्नल का नाम होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन में कौन सा होता है, इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। तंत्रिका पेशीय संधि का ये देखिए फिगर है। और इससे जुड़ी बातें क्या है, न्यूरॉन तथा मसल्स के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। मसल्स के ऊपर न्यूरॉन के अंतिम जो हाथ की अंगुली आकार को दिखाई देती है उसे साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। इसी नॉब में केमिकल रूप में सिग्नल आ जाते हैं। साइनेप्टिक नॉब में सिग्नल केमिकल फॉर्म में रहता है। साइनेप्टिक नॉब में केमिकल फॉर्म के रूप में एसिटाइल कोलिन कहा जाता है उसको, उसके अंदर जो सिग्नल होती है ना केमिकल रूप में, उसे एसिटाइल कोलिन कहता हूँ। एसिटाइल कोलिन के लिपिड और फॉस्फोलिपिड, लिपिड में फास्फोरस की मात्रा होती है। ये आपसे पूछेगा एसिटाइल कोलिन कैसे बना है, तो एसिटाइल कोलिन क्या बना है जो है, तो ये लिपिड और से बना है जिसको हम फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं, मतलब लिपिड कंटेंट फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है। अब यहाँ से एक टर्म है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ये सिग्नल देती कैसे है, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को। तो ये देखिए ये साइनेप्टिक नॉब है जो ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये साइनेप्टिक नॉब है, इसमें आके सिग्नल भरा हुआ था। अब ये दो न्यूरॉन के सटा हुआ नहीं रहता, एक दूसरे के बीच में कुछ गैपिंग होता है जिसको क्या कहते हैं, सिनप्स कहता हूँ। ठीक है, क्या कहता हूँ, ये एक्सॉन है, इसके अंदर ये जा रहा है सिग्नल के इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे आ गया तो केमिकल है यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है सिनप्स के अंदर, तो सिनप्स के अंदर होता है सिग्नल का कटनी छटनी, क्या होता है, कटनी छटनी। और ये नेक्स्ट न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइट्स है जो कि सिग्नल को रिसीव करेगा, है ना। यहाँ पर केमिकल, अब फिर क्या बदल जाएगा, इलेक्ट्रिकल रूप में बदल जाएगा। तो पहले सिग्नल हमारा डेंड्राइट्स रिसीव किया इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल हो जाएगा। तो हमारी पूरी जो बॉडी है, न्यूरॉन है, उसमें सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, मतलब कि विद्युतीय रासायनिक सिग्नल संप्रेषण। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये सिनप्स में क्या है भाई, सिनप्स में सिग्नल का कटनी छटनी होता है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन को देता है जो जरूरतमंद सिग्नल होता है उसको। नर्व में सिग्नल का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल होते रहता है बराबर। सिनप्स वास्तव में वन वे की तरह कार्य करती है क्योंकि रासायनिक पदार्थ केवल एक ही तरफ मौजूद होती है। मतलब कि जो न्यूरॉन है, जो सिग्नल है, जो सिनप्स में है, तो वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही तरफ सिग्नल जा सकता है, एक ही तरफ। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आगे मतलब कि आ रहा है टर्मोलॉजी। क्या टर्मोलॉजी आ रहा है आगे, इसमें कहा है कि आपको जो तंत्रिका आवेग है केवल एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। तो ठीक है, बता दिया। मानव तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र है ना। इस तरह से अब यहाँ से आपको मिलेंगे प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ती चाप आपको जो है, ये देखिए बहुत आसान है ना। जो आपने देखा कि कैसे उद्दीपन को ग्रहण किया और ग्रहण करके कैसे संवेदी न्यूरॉन आपको मस्तिष्क को दिया, है ना, यहाँ देख सकते हैं। और मस्तिष्क से कैसे आपको ये जो प्रभावी अंग है उसके पास आया, ये पूरा पाथ है ना, इस पूरी रास्ता का नाम है प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, तो ये आपको इससे जो पार्ट बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो बच्चों को फिर देखने में असुविधा जैसा लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर इसको ख़त्म करता हूँ, और इसको आप देखें तो फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, है ना, जो इसमें पार्ट बचा हुआ है उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो आप इसे ज़रूर देखें। इसको देखने से पहले आप पीछे का लेक्चर ज़रूर देखें जो पादप में नियंत्रण और समन्वय है, पादप हार्मोन उसमें है, और उसके बाद जो हम क्वेश्चन भी करवाएं उसको भी देखें। और अगर ये आपको अच्छा लगा है बच्चों तो आप ज़रूर शेयर करें, है ना, लाइक करें, और आपको जो है दोस्तों के पास भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, है ना। जो भी अपडेट रहता है, जो अच्छा कंटेंट रहता है, हम बराबर इस पर अपलोड करते रहेंगे आपको। चलिए, थैंक यू।